प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका के पतन के कारण। व्यवस्थापिका के पतन क्यों हो रहा है, इस बारे में अध्ययन करेंगे। व्यवस्थापिका किसी भी सरकार का महत्वपूर्ण अंग है और इसके कार्य व स्थिति किसी राज्य के संचालन के लिए अति आवश्यक हैं। इसके कार्यों पर नजर डालने पर हम पाते हैं कि संपूर्ण सरकार, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शामिल है, के कार्यों, संरचना व अधिकार को आधार प्रदान करने का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ये संस्था सरकार के अन्य अंगों की जन्मदाता एवं संरक्षक है। व्यवस्थापिका की महत्वपूर्ण स्थिति के बावजूद भी वर्तमान में इसके महत्व व अधिकारों में पतन की चर्चा चल रही है। यह चर्चा संभवतः 1921 में विस्कॉन्ट जेम्स ब्राइस की पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज के द्वितीय भाग के प्रकाशन पर प्रारंभ हुई। इस पुस्तक में ब्राइस ने एक अध्याय के रूप में द डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर व पैथोलॉजी ऑफ लेजिस्लेचर दिए। इसमें इन्होंने अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों का उदाहरण देते हुए व्यवस्थापिका के पतन की ओर इशारा किया। पैथोलॉजी ऑफ लेजिस्लेचर अध्याय के अंतर्गत ब्राइस ने वह कारण स्पष्ट किए जिनके कारण व्यवस्थापिका का पतन हो रहा है। तो वो कारण कौन से हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला कारण है कार्य में बाधा। ब्राइस के अनुसार व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा व्यवस्थापिका के कार्यों की प्रक्रिया की व्यवस्थित प्रयासों द्वारा बाधित किया जाता है, जिसके लिए समय से अधिक बोलना, अनावश्यक प्रस्ताव व प्रस्ताव में सुधार शामिल है, ताकि व्यवस्थापिका किसी निश्चित निर्णय या मुख्य मुद्दे पर ना पहुंच सके। इंग्लैंड में इसे अवरोध, अमेरिका में इसे फिलिबस्टरिंग, ऑस्ट्रेलिया में इसे स्टोनवेलिंग और जर्मनी में इसे ड्यूरेडेन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है दलों की बहुलता। ब्राइस के अनुसार राष्ट्रों में बड़े दलों के बाद उनके विभाजन से या जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र आदि के आधार पर कई दलों का उदय हुआ है जो किसी विशेष समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे दल बहुत कम अवसर पर सत्ता प्राप्त पाते हैं, अतः इनका कार्य सत्ता को प्रभावित करना व सरकार को अस्थिर करना रह जाता है और दलों द्वारा प्रस्तावित नीतियों, कार्यक्रमों को ही समर्थन देता है। अमेरिका में इस दलीय प्रणाली द्वारा प्रतिनिधियों को अपने अनुसार कार्य करवाने को पार्टी कोकस कहा जाता है। व्यवस्थापिका की पतन की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए 1968 में केसी वियर ने अपनी पुस्तक लेजिस्लेचर में कहा, व्यवस्थापिकाओं ने अपनी शक्तियां, कार्यकुशलता व सम्मान को बनाए रखा हो या इसमें वृद्धि कर ली हो, किंतु फिर भी उनका अन्य संस्थाओं से सापेक्ष रूप से उक्त सभी पहलुओं में पतन हुआ है, क्योंकि अन्य संस्थाओं ने अपनी शक्तियां बढ़ाकर अपना स्तर सुधार लिया है। उपरोक्त के अतिरिक्त वर्तमान में व्यवस्थापिका के पतन की कमी में निम्न कारण भी सहयोगी रहे हैं। जैसे सबसे पहला है समय की कमी। जैसा आप लोगों को विदित है कि व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। इन लोगों के पास व्यवस्थापिका के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे अपने इलाके में जाना, जनता की सुनवाई करना। ये सारे कार्य व्यवस्थापिका के संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसलिए कार्य की कमी की वजह से ये व्यवस्थापिका में पूरा समय नहीं दे पाते
और व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका के विभिन्न प्रस्तावों को बिना बहस व विचार किए पारित कर दिया जाता है या प्रदत्त विधायन द्वारा कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है। अतः व्यवस्थापिका के महत्व को कम करती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के अनुसार अब संसद में निर्णय विचार विमर्श तर्क या आंकड़ों के आधार पर नहीं लिए जाते हैं, बल्कि मुद्दे निम्न प्रवृत्ति के गुणों के आधार पर तय किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी योग्यता की कमी। वर्तमान समय में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी ने अपना स्थान बना लिया है और आमजन तक इसकी पहुंच हो गई है। तब इन तकनीकी विषयों को समझ के बिना इन पर विधान बनाना संभव नहीं है। साथ ही जनप्रतिनिधियों के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण नहीं होने के कारण कम शिक्षित नेताओं द्वारा भी जनता का प्रतिनिधित्व किया जाता है। उपरोक्त दोनों ही कारणों से तकनीकी विषयों या विषयों की विशेषज्ञता के बिना किसी प्रकार का विधान बनाना सिर्फ मजाक का विषय हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में जनप्रतिनिधि कार्यपालिका और प्रशासनिक अधिकारियों पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाते हैं। अतः व्यवस्थापिका की भूमिका केवल वोट देने तक की सीमित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट सशक्त कार्यपालिका। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में जो जनता से निर्वाचित होकर जो सदन में आते हैं उनमें से कार्यपालिका का गठन होता है। कार्यपालिका को सामान्यतः प्रशासन संचालन के लिए कुछ विशेष आकस्मिक अधिकार दिए जाते हैं, जिनका प्रयोग वह व्यवस्थापिका के सत्र में नहीं रहने पर आकस्मिक आवश्यकता के लिए कर सकती है, जैसे अध्यादेश जारी करना। कार्यपालिका के सशक्त होने पर यह व्यवस्था कार्यपालिका के विकल्प के रूप में काम में ली जाती है। भारत में स्वतंत्रता के बाद सन 1952 से 2014 तक 668 बार अध्यादेश लाए गए। इस प्रकार अध्यादेश लाने से भी व्यवस्थापिका को अधिकारों का अतिक्रमण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सशक्त मंत्रिमंडल। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल जो कार्यपालिका का रूप है वह व्यवस्थापिका में से लिया जाता है। वो जो मंत्रीगण लिए जाते हैं वो प्रभावी होते हैं, अपने दल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। इसलिए भी जो अपने प्रभाव की वजह से व्यवस्थापिका में जो सदस्य होते हैं उनके पर उनका प्रभाव होता है, जिससे कि व्यवस्थापिका का पतन कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदत्त विधायन, डेलीगेट लेजिस्लेचर। व्यवस्थापिका के पास कार्याधिक्य की वजह से और समय भाव की कमी की वजह से कुछ कानून की मोटी मोटी रूपरेखाएं बनाकर कार्यपालिका को सौंप दिया जाता है, जिससे को प्रदत्त विधायन कहा जाता है। उसमें उन मोटी मोटी रूपरेखाओं में जो खालिस्तान होता है वो कार्यपालिका के द्वारा भरा जाता है। तो इससे व्यवस्थापिका अपनी व्यस्त दिनचर्या, कार्याधिक्य, तकनीकी ज्ञान के अभाव या सशक्त कार्यपालिका के दबाव में अपने कुछ कार्यों को कार्यपालिका को स्थानांतरित कर देती है। सामान्यतः व्यवस्थापिका किसी नीति, योजना, कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित कर पारित कर देती है या उससे संबंधित नियम उपनियम बनाने का अधिकार कार्यपालिका को दे देती है, जिससे कार्यपालिका को इसमें फेरबदल करने और अपने इच्छानुसार इसका स्वरूप बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जो व्यवस्थापिका के कार्य को महत्वहीन कर देता है। आपातकालीन शक्तियां। कार्यपालिका को देश में विपरीत परिस्थितियों में आपातकालीन की शक्तियां प्राप्त होती हैं। उन आपातकालीन शक्तियों के अनुसार भी व्यवस्थापिका कमजोर होती है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में अनुच्छेद 352, 356 और 360 में कार्यपालिका को
आपातकालीन शक्तियां मिली हुई हैं, जो व्यवस्थापिका की प्रतिष्ठा को अत्यंत नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायिक पुनरावलोकन। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए विधानों को संविधान के प्रावधानों के अनुसार उनका पुनरावलोकन न्यायपालिका करती है, और यह संविधान के अनुसार न तो उसे निरस्त कर दे न हो तो उसे निरस्त कर देती है। न्यायपालिका की इस शक्ति से ने व्यवस्थापिका के विधान बनाने की शक्ति सक्रिय या इच्छा को कुछ हद तक कम कर दिया है, क्योंकि व्यवस्थापिका को विधान के निरस्त हो जाने का डर रहता है, जो उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। सरकार ने सन 2015 भारत के संविधान में 99 संविधान संशोधन द्वारा एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कमजोर विपक्ष। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर विपक्ष सक्रिय है तो लोकतंत्र मजबूत होता है, परंतु वर्तमान में विपक्ष सरकार की नीतियों को कमियों को विरोध करने के बजाय संपूर्ण नीतियां लोगों का विरोध करती हैं। इस प्रकार विपक्ष भी व्यवस्थापिका में अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पा रहा। कभी कभी विपक्ष का संख्या बल भी इसका सबसे बड़ा कारण रहता है। वीएन गाडगिल के अनुसार विपक्ष अपना पूरा समय कार्यपालिका की त्रुटियों को मालूम करने में ही लगाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यपालिका का विदेशी मामलों में प्रभुत्व, व्यवस्थापिका में लोकशीलता की कमी, वाद विवाद का निम्न स्तर, दलीय प्रणाली आदि ऐसे कारण हैं जो व्यवस्थापिका के पतन में सहायक रहे हैं। धन्यवाद।